हेलो बच्चों, फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट्स रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आज ही डाउनलोड करें बेटा डाउटनेट ऐप। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सौरभ अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए अब सुनो बेटा, समय बर्बाद किए बिना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। तीन विधियां होती हैं आवेशन की विधियों में। आज हम पढ़ेंगे बेटा चालन विधि द्वारा, और दूसरा हम पढ़ेंगे चालन द्वारा, और दूसरा पढ़ेंगे हम प्रेरण द्वारा। पहला हम पढ़ चुके थे क्या आंसर, घर्षण द्वारा। तो फिर तीनों विधियां हो जाएंगी। उसके बाद हम कूलाम का नियम और कूलाम के नियम पर आधारित तमाम जितनी वैरायटी बन सकती है उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फोकस यही रहने वाला है। जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड तो क्वेश्चन भी आते हैं कूलाम के नियम पर, ठीक है। तो जुड़े रहना और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियों में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, देखो दूसरे नंबर का पढ़ेंगे। पहले नंबर का तो हम पढ़ चुके हैं ना, पहले नंबर का तो हम पढ़ चुके हैं। तो दूसरा वाला जो हम पढ़ेंगे बेटा, देखो यार पहले 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो बेटा घर्षण द्वारा बताया था। बोलो बताया था क्या, घर्षण द्वारा मैंने आपको बताया था बेटा, घर्षण द्वारा बताया था। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा चालन द्वारा, दूसरा हमने पढ़ा था चालन द्वारा, पढ़ा नहीं था सिर्फ बताया था। तीसरा हमने पढ़ा था प्रेरण द्वारा, बताया था। अब हमने ये तो पढ़ लिया था कि सर हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो एक वस्तु के ऊपर धनावेश आ जाता है, एक वस्तु के ऊपर ऋणावेश आ जाता है। याद करो मैंने बताया था सिल्क का कपड़ा और कांच की छड़ के ऊपर बताया था। अरे बताया था या नहीं बताया था। सूखे बालों का और कंघी का बताया था, बिल्ली की खाल का और एमोनाइट का बताया था। इन सभी चीजों को अगर आपस में रगड़ोगे, दोनों को आपस में रगड़ोगे तो एक वस्तु के ऊपर धनावेश आएगा, एक वस्तु के ऊपर ऋणावेश आएगा। अगर सामने वाली, या मान लीजिए कि जैसे बिल्ली की खाल और एमोनाइट छड़ को अगर आप रगड़ रहे हो, मान लेते हैं कि सर बिल्ली की खाल जो है, बिल्ली की खाल पर धनावेश आता है, तो फिर एबोनाइट छड़ के ऊपर ऋणावेश आएगा। तो जितना ऋणावेश एबोनाइट छड़ के ऊपर आया है उतना ही धनावेश बिल्ली की खाल पे भी आएगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हो गया। और विपरीत प्रकृति रहेगी, अगर उस पर धन आया तो इस पर ऋण आया। विपरीत प्रकृति का मतलब धन और ऋण से है, अगर उस पर ऋणावेश है तो इस पर धनावेश है। ये तो हो गई विपरीत प्रकृति। और परिमाण का मतलब अगर उस पर +5 है तो इस पर -5 है, उस पर +4 है तो इस पर -4 है। क्या आवेश। क्लियर है। बोलो बच्चे हाँ या ना का जवाब देते रहना, सुनते रहना। तो ये थी वो कहानी, ये थी वो बात जो मैंने आपको बताया। देखो बिल्ली की खाल पर धनावेश है तो एबोनाइट छड़ के ऊपर ऋणावेश है। कल मैंने ये सारी कहानी डिस्कस कर ली थी। आगे चलेंगे बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं चालन द्वारा, चालन द्वारा आवेशन। अब सुनना बेटा, चालन द्वारा आवेशन। मान लेते हैं बेटा, देखो यार जैसे जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास एक चालक गोला है, मेरे पास एक चालक गोला है। ध्यान से सुनना बेटा, है ना। चालन द्वारा का मतलब क्या है, देखो हमने अभी 2-3 तरीके से आवेशन पढ़ रहे हैं। पहला तो हमने घर्षण के द्वारा रगड़ के पढ़ लिया कि दो वस्तुओं को रगड़ दो। अब इस वाले में हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास दो वस्तुएं होंगी, दोनों चालन है, चालक है, दोनों चालक है। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं और दोनों चालक हैं। और जब चालक है, दोनों को आपस में जब संपर्क में लाओगे ना बेटा, दोनों को आपस में जब संपर्क में लाओगे तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने लग जाते हैं। और ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, समझा देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास है ये गोला, इसका नाम मैंने दिया है चालक गोला। क्या नाम दिया है मैंने, चालक गोला। ठीक है। मान लेते हैं सर इसकी त्रिज्या है R1, मान लेते हैं सर इसकी त्रिज्या है R1 और इस पर आवेश है धनावेश, इस पर धनावेश है +Q। मैं बना नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ +Q लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, +Q। इस पर आवेश कितना है, Q आवेश है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई। ये है बेटा एक चालक गोला, इसकी त्रिज्या है R1 और ये है दूसरा चालक गोला। मान लेते हैं सर इसकी त्रिज्या है R2, इसकी त्रिज्या है R2। इस पर मान लेते हैं सर QA आवेश है और इस पर QB आवेश है, इस पर QB आवेश है। हो सकते हैं ये भी चालक गोला है, ये भी चालक गोला है। ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना, ये पहला वाला चालक गोला है। आवेशन सिखा रहा हूं, आवेशन सिखा रहा हूं बेटा, है ना, आवेशन सिखा रहा हूं बेटा। चालक क्या है, ये बच्चा पूछ रहा है कि सर चालक क्या है। बेटा चालक क्या है, याद है आपने पढ़ा होगा कंडक्टर। अरे यार एक चालक तार होता है तो चालक गोला है। बोलिए बात समझ में आ रही है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया होगा चालक गोला क्या होता है। ठीक है बेटा, चालक गोला क्लियर है क्या। सुनो, तो ये चालक गोला है आपके पास, ठीक है ना। इस चालक गोले की त्रिज्या है R1 और इस पर आवेश है QA।
मान लेते हैं। और ये दूसरा चालक गोला है, इसकी त्रिज्या है R2 और इस पर आवेश है QB, इस पर आवेश है QB। इन दोनों को मैंने चालक तार से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? चालक तार से। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो चालक तार से जोड़ देते हैं या इस चालक गोले को उठा के सीधा इसके संपर्क में ले आते हैं। दोनों में से कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आप इन दोनों गोलों को सीधा संपर्क करा दो या इन दोनों गोलों के मध्य में एक तार जोड़ दो, संपर्कित तार। कौन सा तार? संपर्कित तार। चालक तार है जो कि दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करेगा, इसके और इसके बीच में। अब सुनो बेटा, जब आपने चालक तार नहीं जोड़ा था, अब कहानी सुनना, थोड़ी सी कहानी सुनना, 2 मिनट में झटके की कहानी है, समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट मिस मत करना। जब आपने चालक तार नहीं जोड़ा था, अच्छा इस गोले पर इसका आवेश था। बेटा एक बात बताता हूं, जिस गोले पर या जिस भी वस्तु पर आवेश होता है उसके पास उसका विभव होता है, उसके पास उसका विभव होता है। तो मान लेते हैं इसका विभव है V, इसके पास इसका विभव है V। विभव पता है सब बच्चों को, आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट नाम तो सुना होगा ना बेटा, विभव क्या होता है? पोटेंशियल। V वोल्ट से दिखाते हैं ना, वोल्टेज, है ना। तो इसका विभव है V, जिसके पास आवेश है, मान लेते हैं इस गोले के पर आवेश है QA, तो इसके पास अपना विभव है VA। ये ठीक वैसी कहानी है कि जैसे अभी समझना, ये ठीक वैसी कहानी है कि मान लीजिए एक बर्तन है सर, एक बर्तन है, ये अभी जमीन पे रखा है सर। इस जमीन से मैं इस बर्तन को उठा के ऊपर लेके चला जाता हूँ, इस बर्तन को ऊपर लेके चला जाता हूँ H ऊंचाई पर। या अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ लीजिए कि एक H ऊंचाई पर एक पानी की टंकी है, H ऊंचाई पर एक पानी की टंकी है, ठीक है ना, और यहाँ पर तालाब है मान लीजिए, है ना। H ऊंचाई पर पानी की एक टंकी है। तो यार सोच के देखो, पानी का जो स्त्राव होगा, ये जो पानी बहेगा बेटा वो यहां से यहां बहेगा। क्यों आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बेटा इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है, और कुछ ना कुछ ऊंचाई है तो इसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा है यहां पर, जिसको हम नाम देते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ये अपने आप पानी उच्च से निम्न की तरफ बहने लग जाता है। ऐसे ही ठीक ये भी है कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लग जाता है। तो यार पहले विभव तो होना चाहिए। तो जिस वस्तु पर विभव है, जिस वस्तु पर आवेश है, हमने बोला कि मान लेते हैं इसका विभव है VA, और इस वस्तु पर आवेश है QB, इस चालक गोले पर आवेश है QB, तो हमने इसका विभव नाम दे दिया VB। क्या नाम दे दिया? VB। इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों? एक बार हाँ या ना का जवाब दे दो। कहानी सुनना, बिल्कुल मजा आता चला जाएगा, लेकिन सुनते रहना। एक बार हाँ या ना का जवाब दे दो फटाफट से। अंगूठा दिखा दो, सब बच्चे अंगूठा दिखा दो। सुनना है ना? अरे क्लियर है क्या? हाँ। तो अब इस वस्तु पर है VA विभव, इस पर है VB विभव। हमें नहीं पता कि सर कौन सा विभव ज्यादा है, तो मैंने बोला माना। मैं क्या बोल रहा हूं? माना। तो मुझसे ये बात नहीं पूछोगे कि सर VA क्यों ज्यादा माना। मैंने क्या बोला? VA माना लिखा है। माना का मतलब मैं कुछ भी मान सकता हूं। तो मैंने बोला कि A का विभव ज्यादा है B के विभव से, माना। तो जब A का विभव ज्यादा है B के विभव से, तो सर अब ये मत पूछना बेटा कि A का विभव ज्यादा क्यों है। मैंने बोला माना है। क्या बोला है? माना। किसी का मन हो तो B का विभव ज्यादा मान सकता है, मैंने A का विभव ज्यादा माना। अब जैसे ही मैं इनको चालक तार से जोड़ूंगा, तो क्यों आवेश प्रवाह होने लग जाएगा। इस चालक तार से आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। चालन द्वारा आवेशन सुन लो। क्या आपने संपर्क में ला रखा है? तो चालन द्वारा आवेश हो रहा है। तो QA से, इस पहली वाली वस्तु से, इस A वाले गोले से, इस गोले का नाम दे दो A और इस गोले का नाम दे दो B, तो इस A वाले गोले से आवेश का तब तक प्रवाह होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान नहीं हो जाता। तो यहां क्या लिखेंगे? तब तक आवेश का प्रवाह होगा, जब तक दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता। विभवांतर के कारण से ऐसा हो रहा है बेटा, ऐसा
विभवांतर के कारण से होता है। हाँ ये दे दिया जाएगा आपको, ये दे दिया जाएगा। मैंने बोला ना अभी, आप उस चीज के लिए परेशान मत हो। बच्चा पूछ रहा है सर कैसे जानेंगे कि किस गोले में कितना आवेश है, तो हमें जानना नहीं है, हमने तो दे दिया। मैंने बोल दिया इस गोले के ऊपर 5 कूलम आवेश है, तो जानना क्या, इसमें तो दे दिया ना मैंने। अरे हाँ यार बच्चा, संतोष कुमार, बात क्लियर है क्या बेटा? बात क्लियर है क्या? फटाफट बोल दो संतोष। अरे हाँ या ना बोल दो। चलो चलो आगे चलते हैं। हाँ क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया है ना। तो तब तक आवेश का प्रवाह होगा जब तक कि दोनों, देखो यार विभवांतर के कारण से, विभवांतर के कारण से ही। तो यार एक बात बता, अगर इसका विभव समान होता और इसका विभव समान होता तो दोनों का विभवांतर, विभवांतर मतलब विभवों का अंतर, संधि विच्छेद करेंगे, विभवों का अंतर, विभवांतर। अभी अगर विभवांतर 0 आता तो क्या कभी भी आवेशों का प्रवाह हो पाता? नहीं हो पाता। अर्थात विभव का अंतर था, तो पहले VA का मान ज्यादा था VB के मान से, तो VA का मान ज्यादा था तो आवेश उच्च विभव से, अब उच्च विभव किसका? A का, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रस्थान करना चालू करता है। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का आवेश, दोनों वस्तुओं का विभव समान नहीं हो जाता। ऐसा तब तक चलता रहेगा। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान नहीं हो जाता। ठीक है, चलो अब दोनों का विभव समान हो गया तो सर देखो ये वस्तु है R1 त्रिज्या की। अरे यार बोलो, तो मान लेते हैं सर अब इसका विभव हो गया V1, मान लेते हैं। ठीक है, और सर ये वस्तु है V2, या R2 त्रिज्या है, R2 त्रिज्या है, और मान लेते हैं इसका विभव हो गया V2। अरे हो गया ना, इसका विभव हो गया V2, इस पर आवेश आ गया सर Q1 और इस पर आवेश आ गया Q2। मान लेते हैं नया आवेश आया होगा। अरे यार कुछ कुछ हुआ ना, दोनों में आवेश इधर से इधर जाएगा तो QA अब QA नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ नया आवेश आया होगा। और QB भी अब बदल गया होगा, तो मान लेते हैं QB की जगह हो गया नया आवेश Q2 और QA की जगह हो गया नया आवेश Q1। तो इस Q1 और Q2 जो आवेश हुए हैं, इस अब चालन होने के बाद हम बोल सकते हैं कि यार ये दोनों विभव समान होंगे। V1 का मान बराबर होगा V2 के। पहली बात तो मैं इस पे न्यूमेरिकल आते हैं इसलिए कह रहा हूं बेटा, इसलिए सिखा रहा हूं इतना डिटेल में, है ना, सुनते जाना। तो V1 का मान V2 के बराबर होगा, V1 का मान V2 के बराबर होगा। अब सुनो बेटा, V क्या होता है? V का सूत्र होता है KQ/R। V का मान क्या होता है? KQ/R। सुनना ध्यान से, ये सूत्र थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। खैर आएगा ये जब मैं विभव वगैरह पढ़ाऊंगा, विभवांतर पढ़ाऊंगा, लेकिन यार ये फॉर्मूला अगर याद है तो काम चल जाएगा। K नियत होता है, K नियत होता है बेटा Q/R। अब सुनना बेटा ध्यान से, अगर V1 का मान मुझे लिखना है, V1 का मान ध्यान से सुनना बेटा, V1 का मान लिखना है तो कैसे लिखूंगा सर? K आवेश आया Q1 बटे त्रिज्या है R1, और V2 का मान लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? K आवेश है Q2 और त्रिज्या का मान है R2, और इन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि जब तक आवेश का प्रवाह होगा तब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो दोनों का विभव समान कर दो, तो KQ1/R1 बराबर KQ2/R2। मैं ऐसा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा बेटा, है ना। तो K से K कट जाएगा, Q1/R1 बराबर Q2/R2। अर्थात देख क्या आएगा, अर्थात देख Q1/R1 बराबर Q2/R2। तो Q2 को नीचे ले आ, Q2 के नीचे लिया और R1 को उधर भेज दे, R1/R2। यहां से एक चीज समझ में आई सर कि Q जो है वो समानुपाती है त्रिज्या के। बोलो गणित समझ में आई? एक बार हाँ या ना बोल दो, अभी बात करूंगा मैं तुमसे, अभी तुमसे बात करूंगा। ये कहानी समझ में आई क्या? हाँ या ना बोलो बेटा। किसी को कोई शक है क्या? हमने किया क्या? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा तेज चलेंगे बेटा। हाँ या ना का जवाब दे दो। अरे हाँ या ना का जवाब दे दो बेटा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? बोलो यार, बोलिए। रिपीट करना है, बोलो। हाँ समझ, सुन लो, कोई बात नहीं, सुनो।
देखो ये दो चालक गोले थे, अभी फिर से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना यार प्लीज, थोड़ा ध्यान से सुनना, ताकि क्या रिपीट करने में बेटा समय बर्बाद ना हो, है ना, थोड़ा समय बर्बाद ना हो। अब एक बच्चे को आ गया, एक बच्चे को नहीं आया, कोई बात नहीं, सुनो। देखो यार प्रारंभ में क्या था कि एक चालक गोला था, एक और चालक गोला था, दो चालक गोले थे, एक पर आवेश था QA और एक पर आवेश था QB। त्रिज्या R1 थी, त्रिज्या R2 की, दो अलग अलग त्रिज्या के चालक गोले थे, है ना। हाँ कोई बात नहीं, बच्चों को आगे समझ में, जिनको नहीं आया उनके लिए बोल रहा हूं बेटा, है ना। अब सुनो, दो आवेश थे, दो अलग अलग त्रिज्या के, ठीक है, बोलिए यार। अब सुनो यार, इस आवेशित गोले का कुछ ना कुछ विभव होगा, तो हमने मान लिया VA है, और इस आवेशित गोले का कुछ ना कुछ विभव होगा, हमने मान लिया VB है, और हमने ये भी मान लिया कि VA का विभव ज्यादा है VB से, मतलब पहले वाले का विभव ज्यादा है दूसरे वाले के विभव से। अभी हमने कोई चालक तार नहीं लगाया, जब तक कोई चालक तार हमने लगाया ही नहीं है तो बताइए आवेश का प्रवाह होगा ही नहीं। तो ये अपनी मस्ती में मस्त है, ये अपनी मस्ती में मस्त है, मतलब इसके ऊपर VA का मान ज्यादा है तो होने दो, लेकिन जैसे ही आप चालक तार लगा दोगे तो आवेश का प्रवाह होगा, और आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभवांतर समान नहीं हो जाता। तो मैंने इस पर विभवांतर नया, सॉरी दोनों का विभवांतर नहीं, दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, अर्थात विभवांतर शून्य नहीं हो जाता। अरे बोलो यार, जब तक विभवांतर, इसमें विभवांतर था, इसमें विभवांतर नहीं आएगा क्योंकि दोनों का विभव समान हो गया। बेटा बात समझ में आ रही है क्या यार? ये बच्चे बोल रहे हैं रिपीट कर दो यार, रिपीट ही तो कर रहा हूं बेटा, रिपीट ही तो कर रहा हूं। क्वेश्चन आएगा बेटा, स्पेशली कह रहा हूं क्वेश्चन आएगा, और कैसे आते हैं सुन लीजिए, क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, है ना, थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सुनो, इस पर नया आवेश आ गया Q1। अरे यार पहले क्या था, QA आवेश था, आवेश का स्थानांतरण हुआ चालन विधि के द्वारा, संपर्कित तार है, तो आवेश QA से बदल गया होगा। पहले QA था, आवेश का स्थानांतरण हो गया उच्च विभव से निम्न विभव पर, तो यार नया आवेश Q1 आया होगा, मान लेते हैं Q1 है, और इस पर नया आवेश Q2 आया होगा, क्योंकि बदला तो QB भी होगा, तो ये V1 है और ये V2 है, तो नया विभव मान लेते। अब देखो Q1 आवेश है, R1 है, अरे नया आवेश Q1 है, त्रिज्या नहीं बदली, त्रिज्या BB R1 है, त्रिज्या BB R2 है, तो मान लेते हैं कि सर नया विभव V1 हो गया होगा, नया विभव V2 हो गया होगा, तो दोनों विभव समान होने चाहिए। किसके केस में? जब तक आवेशों का प्रवाह होगा, जब तक कि दोनों विभव समान नहीं हो जाते, अर्थात विभवांतर शून्य नहीं हो जाता। तो बेटा V का सूत्र होता है ये KQ/R, विभव का सूत्र होता है KQ/R। तो मैंने पहले वाले गोले के लिए विभव लिख लिया, पहले वाले गोले के लिए विभव लिख लिया, K का मान नियत है, Q कितना है, Q पहले वाले पर Q1 आवेश है, त्रिज्या R1 है, दूसरे वाले का विभव लिख लिया, आवेश Q2 है, त्रिज्या R2 है, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। तो ये देखो ना यार, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, तो जो कटेगा उसको काट दिया, तो क्या बचा, Q1/R1 बराबर Q2/R2, तो Q2 को नीचे ले आया, R1 को उधर ले गया। तो देखो ना यार, यही तो किया है बेटा, Q1 को नीचे ले आया, सॉरी Q2 को नीचे ले आया, R1 को उधर ले गया, तो ये आया Q1/Q2 बराबर R1/R2। तो यहां से तो यही समझ में आ रहा है कि 1 के सामने 1 है ना, तो Q जो है वो समानुपाती है त्रिज्या के, Q क्या है, समानुपाती है त्रिज्या के। कितने बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया? एक बार हाँ या ना का जवाब दे दो प्लीज यार, कितने बच्चों को नहीं समझ में आया, बोल दो। अरे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया? आ गया? अरे आ गया क्या? चलो आ गया। जो बच्चे बोल रहे थे, अभिषेक बोल रहा था बेटा आ गया, क्लियर है बेटा? चले, ये सूत्र याद रखना, ये नोट्स की तरह मैं आपको देता जा रहा हूँ, नोट्स हैं ये आपके पास, ठीक है ना। चलो अपनी नोटबुक लेके बैठो, नोटबुक में उतारते जाना, है ना बेटा। समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा और आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी मेरी, किस चीज में, समझने में। आप जल्दी समझोगे, रिपीट कम करवाओगे तो यार सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करो जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो मन लगा के पढ़ो, मन लगा के, ध्यान लगा के सुनते रहो। हाँ, ये बच्चे का डाउट था जो क्लियर हो गया, विल 056 जो भी नाम है बच्चा आपका, आपको क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं सर प्रश्न कैसे आते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, प्रश्न कैसे आते हैं, ध्यान से सुनना, फटाफट। देखो यार, अच्छा एक सूत्र और बता दूं, एक सूत्र दिमाग में रखना बेटा, है ना, एक सूत्र दिमाग में रखना, Q ऐसे लिख लो कि जो Q है ना, Q' है, ये आएगा बेटा इस तरह से दिमाग में रख लेना आप तो, कि कुल
कुल आवेश, या ऐसा लिख लो कि R1 जैसे Q डैश लिखना है तो ये लिख लो R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल कुल। ये सूत्र दिमाग में रखना बेटा, ये सूत्र दिमाग में रखना। कहां से आया अभी इतना बताने का टाइम नहीं है, बस ये बता दिया वहीं से आया, ये मान ले ये आया, बस वहीं से आया है। सुनिए, Q डैश बराबर R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। देखो कैसे आएगा, इस सूत्र का इस्तेमाल करना। आप देखो कैसे आएगा। मान लेते हैं कि सर एक वस्तु है, ध्यान से सुनना बेटा, एक वस्तु है A, ठीक है, इस पर -2 कूलाम आवेश है, इसकी त्रिज्या है R, एक गोला है, और एक और गोला है ठीक उसी के जैसा, मतलब समान त्रिज्या का। ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। और इस पर आवेश है +2 कूलाम, इस पर आवेश है +2 कूलाम। अरे यार बोलो, इस पर आवेश है +2 कूलाम, या ऐसा करते हैं इस पर आवेश मान लेते हैं +6 कूलाम, +6 कूलाम। इस पर आवेश मान लेते हैं +6 कूलाम, है ना। तो मैंने, और ये वस्तु है B वस्तु, मैंने बोला कि अभी ये दोनों वस्तु हैं, गोला A है और एक गोला B है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक गोला A है, एक गोला B है। क्वेश्चन सुनना, इस पर -2 कूलाम आवेश है, इस पर +6 कूलाम आवेश है। तो जो बच्चा ये पूछ रहा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कितना आवेश आएगा, तो वो उसका जवाब ये रहा कि ये आवेश मैंने दे दिए हैं, आवेश दे दिए जाएंगे, ठीक है। त्रिज्या दे रखी है R। आपसे पूछा यह है कि बताइए दोनों को जब संपर्क में लाया जाएगा, तो मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा आपको, डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा। दोनों को संपर्क में लाया जाएगा तो बताइए संपर्क में लाने के बाद दोनों वस्तुओं पर नए आवेश क्या होंगे। तो ये जो Q डैश लिखा है ना बेटा, ये डैश मतलब नया आवेश, Q डैश पुराना आवेश क्यों रहा होगा, तो नया आवेश Q डैश आ जाएगा। अरे पुराना आवेश क्यों रहा होगा तो नया आवेश Q डैश। एक काम करना बेटा, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे सर, है ना, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। आ जाओ, Q डैश बराबर R1, पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, R है। अरे यार पहले वाले की त्रिज्या, तो Q डैश A लिख लेते हैं, समझ गए, Q डैश A, क्योंकि आपको QA दे रखा है, -2 कूलाम, और आपको QB दे रखा है 6 कूलाम। अरे QA दे रखा है -2 कूलाम, QB दे रखा है 6 कूलाम। संपर्क में लाने के बाद हल कर रहे हैं बेटा हम, संपर्क में लाने के बाद हम बात कर रहे हैं संपर्क में लाने के बाद नया आवेश, तो नया आवेश अब QA डैश आ जाएगा, QA डैश आ जाएगा। तो देख R1 का मान कितना है, R1 R है। अरे पहले वाले गोले की त्रिज्या R ही तो है, बटे दोनों गोलों की त्रिज्या R1 प्लस R2, तो दोनों गोलों की त्रिज्या जोड़ दो R प्लस R। और कुल आवेश कितना है, सर -2 कूलाम प्लस 6 कूलाम। आवेशों को सीधा सीधा जोड़ा जा सकता है, आवेशों पर सीधा नहीं, भोले राम गलत है बेटा आपका आंसर, आवेशों को सीधा सीधा जोड़ा जा सकता है। तो -2 प्लस 6, अरे +4 बचेगा ना बेटा, -2 प्लस 6 तो +4 बचेगा, तो +4 कूलाम अरे बचेगा। तो देखो अब इसको हल करेंगे तो Q डैश कितना आ जाएगा ये बताओ, Q डैश ये कितना आ जाएगा सर, R बटे नीचे R प्लस R 2R, और ये हो जाएगा बेटा 4 कूलाम। अब देखो R से तो R कट जाएगा, तो Q डैश A कितना आएगा, 4/2 कूलाम। मतलब Q डैश A कितना आया बताओ सर, 2 कूलाम। जैसे Q डैश A के लिए निकाला वैसे ही अब Q डैश B के लिए निकाल लोगे, पर वहां पर सूत्र क्या रखोगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर Q डैश A के लिए निकाला, तो Q डैश B के लिए निकालोगे तो वहां त्रिज्या R2 रख दोगे ऊपर, ये R1 प्लस R2 तो ऐसे ही चलेगा, और अभी भी कुल आवेश ऐसे ही चलेगा। ये दोनों सूत्र दिमाग में रखना, कहीं नहीं फंसोगे, लिख के देता हूँ। लिख के देता हूँ। बोलो बात समझ में आई, कितने बच्चों का आंसर आ गया। अब QA इतना आया तो QB कितना आएगा, अरे यार हाँ या ना, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, चालू हो गया, असली फिजिक्स चालू हुई। कल तो हमने बेसिक प्रॉपर्टी आवेशों के गुणधर्म पढ़े थे, इसलिए अच्छा लग रहा होगा, आज भी अच्छा लगना चाहिए। भौतिकी विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वास्तविकता में भौतिक विज्ञान जैसा फील आना चाहिए, लगना चाहिए कि फिजिक्स पढ़ी जा रही है।
हाँ या ना का जवाब दे दो, अच्छे बच्चे होंगे। फटाफट हाँ या ना का जवाब दे दो, बात समझ में आ रही है? तो इस सूत्र को याद रख लेना। तुमसे कोई रात में भी पूछे ना 2 बजे उठा के कि बता इस सूत्र का, तो ये सूत्र तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो बी पर भी 2 कूलाम आवेश आएगा। ट्रिक बता दूं आपको, जब अब ट्रिक सुन लो, ट्रिक सुन लो, कहानी सुन लो। ट्रिक क्या है, लेकिन ट्रिक का किसके लिए लागू है? ये सिर्फ देखो, सामान्य तौर पे तो ये सूत्र लगाना है, लेकिन ट्रिक कब लगाओगे सुन लो। जब 2 गोले हूबहू हो ना, बिल्कुल एक जैसे हो, मतलब त्रिज्या एक जैसी हो, पदार्थ एक जैसा हो कि समान पदार्थ का बना हुआ है, और त्रिज्या एक जैसी हो, मतलब एक जैसे हो 2 गोले, तो कुछ मत करो, दोनों आवेशों को जोड़ो और 2 से भाग लगा दो। ट्रिक आ गई काम में। क्या? दोनों आवेशों को जोड़ो। क्या ये दोनों की त्रिज्या r है? क्या दोनों गोले बिल्कुल बराबर है? दोनों गोले बिल्कुल बराबर है, तो दोनों पर कुल आवेश कितना है सर? तो सर दोनों पर कुल आवेश QA प्लस QB बटे 2। खत्म हो गया आंसर। आंसर हो जाएगा। अब रख दे QA का मान, QA का मान रख दे। QA का मान है सर -2, QB का मान है 6 बटे 2, 6 - 2 4 बटे 2, Q' आ जाएगा बेटा 4 बटे 2, सर ये आ जाएगा 2 कूलाम। Q' भी 2 कूलाम और QA सॉरी हाँ ये Q' भी 2 कूलाम, अर्थात पहले वाले पर और दूसरे वाले पर संपर्क में लाने के बाद समान आवेश आ जाएगा। और समान आवेश तब तक आता है जब दोनों गोले, याद रखना बेटा, दोनों गोले अगर बिल्कुल समान होंगे ना, बिल्कुल समान होंगे ना, तो कुछ नहीं करना, दोनों आवेशों का योग करो और 2 से भाग लगा दो, आंसर अपने आप आएगा। मैं नहीं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन तुम करोगे, लेकिन हाँ या ना का जवाब दो। पहले ये चीज समझ में आ गई क्या? अरे यार इस पे क्वेश्चन आया है नीट में, इस पे क्वेश्चन आया है जेईई में, मैं करवाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन। कैसे आया है? जेईई में क्वेश्चन आया है बेटा इस पे। अरे बोलो यार, हाँ या ना का बोल दो बेटा। हाँ या ना का देखो समझ में आ रहा है ना बेटा? बोलो यार कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है क्या पढ़ के? मस्त लग रहा है? बोलो यार, मुझे पता चलना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा लग रहा है? कोई लेवल जा रहा है, कंसेप्ट आ रहा है समझ में? बोलो यार। ऐसा तो नहीं है सर दिमाग के ऊपर से निकल रहा है क्या समझ में? बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा सर क्या पढ़ा रहे हो। हाँ ठीक है, अब सुनो बेटा, है ना? तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे अगला क्वेश्चन करवाता हूं बेटा, है ना? अगला क्वेश्चन सुनो। हाँ यस सुनो, अगला क्वेश्चन करना है बेटा। अब 2 मिनट रुक जाओ, अब थोड़ी से रुक जाओ, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल और करते हैं ना। सुनो, चालन द्वारा ही चल रहा है ना हमारा, चालन द्वारा सुनना। सुन, अब की बार मैंने बोला कि तेरे पास R त्रिज्या है, R त्रिज्या। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बुद्धि वाला क्वेश्चन है। अभी तक हमारे पास क्या थे? दोनों की दोनों समान गोले थे, दोनों की दोनों समान गोले थे। तो ट्रिक क्या काम आ गई? ट्रिक ये आ गई कि दोनों गोलों के आवेशों को जोड़ो और 2 से भाग लगा दो। 2 से भाग लगा दो, फिर 2 मान ले 2 से भाग लगाया तो 6 - 2 4 बटे 2, 2 कूलाम। तो 2 कूलाम इस पे दे दिया, 2 कूलाम इस पे दे दिया। अच्छा एक बात और बताओ, अंदर की आवेश संरक्षण याद है तुम्हें? क्या बोलता है? आवेश संरक्षण मतलब आवेश को पैदा नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, कुल आवेश संरक्षित रहेगा। संपर्क में लाने से, टच कराने से पहले, संपर्क में लाने से पहले इनका कुल आवेश कितना है? निकाय का कुल आवेश 6 प्लस का 6 - 2 4। अरे 4 है ना? संपर्क में लाने के बाद भी निकाय का कुल आवेश +2 और +2। आंसर चेक करने का तरीका है, क्रॉस चेक कर लेना यार मेरा उत्तर सही है क्या। आवेश संरक्षण लग रहा है यहाँ पर आवेश संरक्षण लग रहा है। बात समझ में आनी चाहिए बेटा, बात समझ में आनी चाहिए यार। हाँ या ना का जवाब दे दे। अरे यार हाँ या ना का जवाब दे दे। चले आगे। अब सुन, मान लेते हैं कि एक R त्रिज्या है और इस पर आवेश है तुम्हारा +2 कूलाम, कोई दिक्कत नहीं। एक और बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या है 2R, जिसकी त्रिज्या है 2R, और इस पर आवेश है -10 कूलाम, इस पर आवेश है -10 कूलाम। सुनना बेटा, कहानी सुनना। अभी दोनों गोले समान नहीं दिए मैंने, दोनों गोले अलग अलग दे दिए। तो इस तरह की गलती ना करना कि दोनों आवेशों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, नहीं, यही मात खा जाओगे बेटा। ये गलत बात है क्या कि दोनों गोलों के, ये कब करोगे, ये ट्रिक कब लगाओगे? जब लगाओगे जब दोनों गोले हूबहू सेम हो, समान हो, समरूप गोले हो। क्या है? समरूप गोले हो, तब तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। कौन सी वाली ट्रिक? कि दोनों आवेशों को जोड़ो और 2 से भाग लगा दो। लेकिन यहां बेटा, यहां सर दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, एक छोटा गोला है एक बड़ा गोला है।
अब क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, ये सूत्र आता है सर हमें, ये सूत्र तो हम कहीं भी लगाएंगे ना। ये ट्रिक तो आपने चलो सर इस क्वेश्चन के लिए बता दी, ये ट्रिक तो यहां यूज होगी, ये ट्रिक तो यहां यूज होगी, लेकिन ये वाला सूत्र तो सर हर जगह यूज होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ प्यारे बच्चे, ये सूत्र हर जगह इस्तेमाल होंगे। चलिए एक बार सूत्र लिख लेते हैं। अब दोनों को संपर्क में लाने के बाद क्वेश्चन क्या है? दोनों गोलों को संपर्क में लाने के पश्चात पृथक कर दिया जाता है। तो बताइए, तो बताओ दोनों गोलों पर नए आवेश क्या होंगे? दोनों गोलों पर नए आवेश क्या होंगे? क्या है सर सूत्र? सूत्र है सर Q डैश ए। सूत्र क्या है? Q डैश ए बराबर क्या बोलता है? R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू कुल आवेश, इंटू कुल आवेश, है ना। चलिए सर निकाल लेते हैं। संपर्क में लाए, संपर्क में लाने के बाद अब नया आवेश, तो Q डैश कितना आएगा बताइए? R1 पहले वाली की त्रिज्या बटे दोनों की त्रिज्याओं का योग R1 प्लस R2, तो R1 का मान R है, R2 का मान 2R है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सर R प्लस 2R बटे कुल आवेश सर प्लस 2 माइनस 10 कूलम। तो कुल आवेश कितना है? अरे कुल आवेश तो आवेश एक अदिश राशि है ना बेटा, प्लस 2 माइनस 10, सर ये तो आ जाएगा माइनस 8 कूलम। तो ये आ जाएगा सर माइनस 8 कूलम। तो Q डैश ए कितना आया? Q डैश ए कितना आया? Q डैश ए आया सर, देखना ध्यान से सुनना बेटा, Q डैश ए आया देखो बेटा R बटे नीचे आ जाएगा 2R प्लस 1R 3R, और ये आ जाएगा -8, है ना। माइनस के साथ रखना क्योंकि आवेश धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी, तो माइनस से मत डरना, मतलब ऋणावेश आया है, मतलब ऋणावेश आया है तो माइनस आ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा, मैं लिख के देता हूं तुम्हें। ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद वास्तविकता में इतना शानदार फील आएगा, लगेगा कि कुछ सीखे यार, लगेगा कि कुछ सीखे। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, सुनते रहना। तो Q डैश ए बराबर आ जाएगा, अच्छा R से R कट जाएगा तो -8/3, तो ये आ जाएगा -8/3 कूलम। खत्म हो गई पहली कहानी। अब Q डैश बी निकालते हैं। सर Q डैश बी का सूत्र हमारे पास है, जिस आवेश पर निकाल रहे हो उस आवेश की त्रिज्या बटे जिस उस आवेश की नहीं, उस गोले की त्रिज्या बटे कुल त्रिज्या बटे और इंटू कुल आवेश, इंटू कुल आवेश। चलिए अब रख दीजिए। Q डैश बी कितना आ जाएगा? Q डैश बी कितना आ जाएगा? R2 का मान 2R बटे R1 प्लस R2, R1 का मान R, R2 का मान 2R इंटू कुल आवेश तो सर -8 है। खत्म हो गया बेटा। अब इसको कैसे हल करोगे? देखो Q डैश बी कितना आएगा? Q डैश बी आएगा सर 2R बटे 3R इंटू -8, R से R कट जाएगा तो Q डैश बी बराबर आ जाएगा 2/3 और इंटू -8 है ना, तो यह आ जाएगा सर -16/3, -16/3 कूलम, 16/3 कूलम। कितने बच्चों का आंसर सही था? बहुत प्यारे बच्चों हैं आप, आपने बहुत सारे बच्चों ने तो बिल्कुल सही आंसर निकाला। सर Q डैश संपर्क में लाने के बाद एक वस्तु पर तो आएगा -16/3 और दूसरी पर आएगा -8/3। ऐसा सोच के देख, बहुत सारे। यस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पहले बताओ समझ में आया, फील आया क्या? पहले बताओ मजा आ रहा है क्या? पहले बताओ मजा आ रहा है क्या? हाँ सर बहुत सुंदर, हाँ या ना बोलो। अरे जल्दी बोल दो यार, जल्दी बोल दो बेटा, जल्दी बोल दो। चले आगे, सुनो। हाँ अब सुनो बेटा, अब सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। सुनो बेटा, देखो यार सोच के देखो सर, अभी इसमें और इसमें मैंने दोनों क्वेश्चन अलग अलग लिए, मैंने एक एक वैरायटी के एक एक क्वेश्चन ले लिए, अब और नहीं लूंगा। हाँ बहुत सुंदर, सुनो अब मैं और नहीं लूंगा, बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला पैटर्न भी कवर कर दिया और मैंने ये वाला पैटर्न भी कवर कर दिया, एक एक एग्जांपल। अब इसमें घुमाते रहेंगे वो,
50 बार घुमा दो, हम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें कॉन्सेप्ट हाथ लग गया, हमें ये जादुई सूत्र याद रह गए, हमें ये जादुई फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। बेटा हाँ या ना का जवाब दे, बोल यार। अब सुन, इसमें अंतर बताता हूं। जब दोनों गोलों समान हैं, जब दोनों गोलों की त्रिज्या समान है, तो दोनों आवेशों का योग करके 2 से भाग दे दो, तो समान आवेश आया। जब समान, देखो संपर्क में लाने के बाद, संपर्क में, हाँ बेटा आज का होमवर्क आपको मिल जाएगा, क्वेश्चंस करने हैं आज के होमवर्क में। आपको आज का होमवर्क आपको दे दिया है, ठीक है। अब सुनो, जब दोनों गोलों को आपस में संपर्क में लाया, हाँ यस यस, दोनों, ये तो बेटा पहले वाला क्वेश्चन है ना, तो दोनों पर आवेश समान आया। लेकिन इस वाले में जब दोनों गोले समरूप नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो दोनों पर आवेश भी एक जैसे नहीं आए। लेकिन एक चीज कॉमन है बेटा, इसमें भी आवेश संरक्षित है। 2 कूलाम 2 कूलाम 4 कूलाम, पहले भी 4 कूलाम था, बाद में भी 4 कूलाम है, इसमें भी आवेश संरक्षित है। करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, आजा मेरे साथ। कुल आवेश कितना था संपर्क में लाने से पहले? -8 कूलाम, और संपर्क में लाने के बाद -8/3 -16/3, कितना हो जाएगा दोनों को जोड़? -8/3 -16/3 -24/3। अरे -24/3, 16 और 8 24, -24/3, 24 में 3 का भाग लगा 3 अट्ठे 24, माइनस आगे है -8 कूलाम, अर्थात आज भी आवेश संरक्षित है। मजा आया क्या? बोल यार, फील आया क्या कि हाँ सर वास्तविकता में कुछ सीखा है। कूलाम के नियम में काम आता है इसलिए सिखाया ये कॉन्सेप्ट, कूलाम के नियम में काम आता है ये कॉन्सेप्ट। बोल बात समझ में आई क्या? बच्चे सुनते रहना, जुड़ते रहना, जगे रहना, सो मत जाना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आया? चलो अब सुनो बेटा अगला, अब हम पढ़ेंगे अगला प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा, 2 समझा दिए मैंने, चालन द्वारा समझा दिया, घर्षण द्वारा। घर्षण में तो कुछ था नहीं, हाँ घर्षण में तो कुछ ज्यादा था भी नहीं। घर्षण में तो सर 2 वस्तुओं को रगड़ो, एक पर धन है तो दूसरे पर ऋण है। लेकिन चालन में बहुत कुछ सीखने को था जो कि हम सीख चुके हैं। चालन द्वारा आपको समझ में आ गया होगा, फील आ गया होगा बेटा, फील आया ना? अब सुन कहानी, अब बात करते हैं बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। किसकी? प्रेरण द्वारा आवेशन। सुनो, हाँ ठीक है बेटा, सुनते रहना और जुड़ते रहना। सुनो, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब सुनो, ये प्रेरण वर्ड बहुत खतरनाक वर्ड है बेटा। ये जो शब्द है ना प्रेरण, अभी तक हमने जो 2 प्रकार से आवेशन सीखे, उन दोनों में ही संपर्क में लेके आए थे वस्तु को। मतलब हमने पहली वाली जब घर्षण के द्वारा सीखा था, अब सुन लो 2 मिनट है ना, अब रोक दो, कमेंट रोक दो और थोड़ी देर मुझे सुन लो, यकीन मानो प्रेरण द्वारा आवेशन भी सीख के जाओगे। यहां से प्रेरण द्वारा आवेशन भी सीख के जाओगे। सुन लो, एक वस्तु है सिल्क का कपड़ा और दूसरी है मान लीजिए कांच की छड़। दोनों को आपस में आपने रगड़ा घर्षण द्वारा, तो क्या दोनों को संपर्क में लेके आए? बिना संपर्क में लाए तो आप रगड़ ही नहीं पाओगे। दोनों को बिना संपर्क में लाए तो दोनों को रगड़ ही नहीं पाओगे। संपर्क में लेके आना पड़ा घर्षण में। चालन में आपने उनको चालक तार के द्वारा या आपस में उनको संपर्क में कराया तो संपर्क में कराया, लेकिन प्रेरण में ऐसा नहीं है भैया। प्रेरण की कहानी यह है, बिना संपर्कित किए हुए एक वस्तु को दूसरी वस्तु में से टच कराए बिना वस्तु संपर्क में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आवेशन हो जाएगा। सुन, चित्र में ही समझा देता हूं, खत्म हो जाएगा। तो पहले तो प्रेरण का मतलब लिखवा देता हूं आपको। मतलब हम इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन में हम ये है कि दोनों वस्तुएं, लिख लेना बेटा, दोनों वस्तुएं एक दूसरे, बेटा आप जो स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ नंबर लिखे होते हैं, है ना, ये नंबर लिख रहा है 9वां, तो आप देख लेना कि पेज नंबर कौन सा है, 9 नंबर का है, 10 नंबर का है, 11 नंबर का है ना, इस तरह से देख लेना। चलिए, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को संपर्क नहीं करती, एक दूसरे को संपर्क नहीं करती, फिर भी अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है, फिर भी अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है।
हाँ, बच्चा बोल रहा है, प्रखर बोल रहा है सर नो क्लियर नहीं दिख रहा, नंबर क्लियर नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी वीडियो देखोगे ना, दोबारा बाद में वीडियो देखोगे तो आपको दिख जाएगा किसके बाद क्या है। वीडियो तो है ना, नंबर नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, वीडियो तो दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। चलो हाँ, तो दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के, अब हम संपर्क में नहीं लाएंगे दोनों को। अभी तक हमने क्या किया, पहले दोनों विधियों में दोनों को संपर्क में लाए, लेकिन तीसरे वाले में हम दोनों को संपर्क में लाएंगे ही नहीं, और फिर भी हम अनावेशित वस्तु को आवेशित करके दिखाएंगे। कैसे, सुनिए बेटा, यह है आपके पास गोला, ये है आपका। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस करूंगा, एक छोटी सी काम की पॉइंट, एक छोटी सी काम की पॉइंट, बहुत छोटी सी, इसको लिख लो, मेरी प्यारी बिंदु। मेरी प्यारी बिंदु, क्या है वो बिंदु? प्यारी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना। तो हमारा प्यारा बिंदु क्या है, सुन लीजिए, फटाफट फटाफट सुनते जाएंगे। क्या है हमारी प्यारी बिंदु, सुनो। देखो यार, पृथ्वी जब भी हम भूसंपर्कित करते हैं ना बेटा, भूसंपर्कित, एक चीज बता दूं बेटा, अरे यार समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? भूसंपर्कित की कहानी बता रहा हूं आपको, भूसंपर्कित वाली कहानी समझ में आ जाएगी बेटा। सुनो, पृथ्वी का अर्थ का विभव शून्य होता है बेटा, पृथ्वी का विभव, ये याद रखना, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अतः पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। संधारित्र चैप्टर में पढ़ोगे आप, आने वाला है ना कैपेसिटर। हाँ, अतः पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, अतः पृथ्वी कितना भी आवेश को अपने अंदर समा सकती है। अतः पृथ्वी कितने भी आवेश को शोख सकती है। शोख समझते हो, वो दुख वाला शोक नहीं, एब्जॉर्ब करने वाला, सोखना, समझते हो? अरे पानी सोख लेना, ऐसे ही आवेश। पृथ्वी की बेटा, पृथ्वी का ना विभव शून्य होता है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। भूसंपर्कित का मतलब होता है इस तरह से एक तार लेके आओ और इसको ऐसे 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 बना दो। इसका मतलब होता है कि हमने किसी भी वस्तु को भूसंपर्कित कर दिया। क्या कर दिया? भूसंपर्कित। देखो यार, एक बात तो मैं आपको बता दूं बेटा, हमें चलना, हाँ, ये सब चीजों के आंसर आपको बाद में दूंगा, ठीक है। जो अभी जिस वक्त जो जरूरी है बस वो जान लो, इस वक्त जो जरूरी है वो जान लो बस, ठीक है ना। एक बात और सुन लो बेटा, हमारा चल रहा है, हम पढ़ने वाले फास्ट, तो आप अगर सोचो कि बहुत प्रॉपर तरीके से नोट्स दे दिए जाए, हालांकि जो मैं लिख रहा हूँ वही आपके नोट्स हैं, सब कुछ समान चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा, लेकिन जैसा हम बोर्ड में पढ़ते थे कि बोर्ड के हिसाब से पूरी एक दो पन्नों की कहानी पढ़ते थे, थ्योरी पढ़ते थे, वो नहीं सिखाऊंगा। क्या सीखने वाले हैं? कॉन्सेप्ट सीखो, काम की बात, चलो फटाफट आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो। क्लियर है क्या? तो यार आप मदद करने वाले हो इस चीज में, मैं आपका साथ चाहता हूं, साथ देते रहना। सुनना बेटा, तो पृथ्वी कितने भी आवेश को सोख सकती है, कितने भी आवेश को सोख सकती है। अनंत धारिता होती है पृथ्वी की। कितनी धारिता होती है? अनंत। तो तुमने घरों में देखा होगा बेटा, घरों में अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग का तार आता है ना, बोलते हैं अर्थिंग वायर, अरे बोलते हैं ना, तो घर से अर्थ संपर्कित कर देते हैं। मतलब जो भी फालतू का करंट आता है ना, वो जो भी फालतू की धारा आती है, सबको कहाँ भेज दो? धरती पे भेज दो। क्यों? क्योंकि धरती की धारिता अनंत है। धरती बोलती है मैं सब कुछ संभालूंगी, मेरी धारिता अनंत है, जितना आवेश भेजना है उतना आवेश मेरे पास भेज दीजिए। ये सबको शोख लेती है, ये सबको समा लेती है, ठीक है। क्यों? पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अब ये सब चीजें क्यों होती हैं, इसका कारण जानेंगे आने वाले समय में। अभी के लिए ये लाइन याद रखना। अब आ जाओ प्रेरण पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रेरण, टॉपिक से नहीं हटेंगे, इतनी चीज दिमाग में रखना। चलो प्रेरण पे आते हैं बेटा। तो यार पहले क्या है ना, सुनो, पहले क्या है ना, पहली वाली कहानी बताता हूँ कि मान लीजिए ये वस्तु है ना, मान लीजिए ये वस्तु है, सुनना बेटा, ये वस्तु है और ये आप छड़ लेके आए, ये देखो, ये आप छड़ लेके आए, छड़ आप धनावेशित लेके आए, छड़ आप धनावेशित लेके आए। जब आप छड़ को धनावेशित छड़ को लाओगे तो धनावेशित छड़ किसको खींचने की कोशिश करेगी?
धनावेशित छड़ किसको खींचने की कोशिश करेगी सर? धनावेशित छड़ खींचने की कोशिश करेगी माइनस को। किसको? माइनस को। तो देखो यार माइनस 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 आ जाएंगे। अगर इधर सब माइनस आ गई, अरे यार इस अनावेशित वस्तु भी है तो भी क्या हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है ना। कल ही बताया था उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु का मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, उसका मतलब है कि उस पर आवेश तो है। तो यहाँ पर सारे ऋणावेश आ जाएंगे, तो इधर क्या भाग जाएंगे, सारे धनावेश भाग जाएंगे। कहानी यहां से शुरू कर रहा हूं, कहानी यहां से शुरू कर रहा हूं, सुनते रहना बेटा। कि यार जब मैं कांच की छड़ को ले लो, या कोई छड़ है आपके पास, कोई छड़ है, धनावेशित छड़ है, आपने इसको संपर्क में नहीं कराया, देखो दोनों के बीच में संपर्क नहीं है। ये कोई उदासीन वस्तु है या कोई अनावेशित वस्तु है, ये छड़ है, इन दोनों को संपर्क में लेके नहीं आए हैं, बिना संपर्क किए हुए, संपर्कित किए हुए, दोनों को आपस में टच कराए बिना भी मैं आवेश लाके दिखाऊंगा, यही मेरा काम है। इसी को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सुन लीजिए प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो देखो अभी भी इस पर Q डैश 0 है, देखो क्या लिखा है, Q डैश 0 का मतलब समझते हो? अरे जितना माइनस है उतना प्लस है, आज भी कुल आवेश तो 0 ही है। तो क्या लिखा है, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाना। पहला स्टेप, पहली स्टेप हमने पूरी कर ली कि आवेशित वस्तु ये रही, अनावेशित वस्तु ये रही, गोला इसके पास लेके आए। तो आवेशित वस्तु मतलब इसके पास मान लेते धनावेश है, तो धनावेश को जब मैं इसके पास लेके आया, सिर्फ पास लाना है, टच नहीं कराना, कंडीशन याद रखना, टच नहीं कराना। दोनों वस्तु एक दूसरे को संपर्क नहीं करती हैं, फिर भी अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। फिर सुनना, तो इधर कौन खींचे चले जाएंगे सर? माइनस खींचे चले जाएंगे, तो इधर कौन रह जाएंगे? इधर प्लस रह जाएंगे। अरे यार प्लस तो प्रतिकर्षित होंगे ना, तो प्लस तो दूर भागना चाहेंगे इस गोले के, तो दूर भाग के किधर आ जाएंगे? सतह पे आ जाएंगे। और माइनस माइनस, तो हम आवेशित वस्तु को लेके आए, इधर ऋणावेश आ जाएगा तो इधर धनावेश आ जाएगा। मतलब ये मान ले यार कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब अगले द्वितीय पद पे आ जाओ। अब ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। अब आपने क्या किया, भू संपर्कित कर दिया। दूसरी वाले पद में क्या किया, भू संपर्कित कर दिया। इसी में बनाता जा रहा हूँ सारा, इसी में बनाता जा रहा हूँ, एक ही चित्र में, है ना। तो हमने क्या किया, छड़ लेके आए, पहले ये कंडीशन आई, फिर दूसरे पद में हमने इसको भू संपर्कित कर दिया। और भू संपर्कित की कहानी तुम्हें पता है, भू संपर्कित, भू संपर्कित की कहानी तुम्हें पता है। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, सुनो कहानी क्या है। हाँ, तो भू संपर्कित की कहानी, जब से ही हमने भू संपर्कित किया तो देखो क्या होगा। अब होगा क्या, अब होगा क्या, तो यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं। याद रखना ध्यान से, जैसे ही भू संपर्कित किया तो अनावेशित वस्तु को भूमि से पृथक करने पर, ये तो हुआ बाद में, अभी जैसे ही आपने इसको भू संपर्कित किया तो भू संपर्कित करने पर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आते हैं। क्यों आएंगे, क्योंकि बेटा ये वाली कौन है, प्लस है ना। चलता कौन है, मैंने क्या बोला, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर यहाँ ऋणावेश होते तो पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन जाते। कभी भी ये मत बोल देना कि धनावेश धरती पे चले गया, आवेश धरती में चला गया, कभी भी ये मत बोलना। मैंने यहाँ पर बताया ना कि यार ये कितना भी आवेश सोख लेती है, इसका मतलब ये नहीं है कि धनावेश आएगा तो धनावेश नीचे चला जाएगा, नहीं। धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन है मतलब जो भी करेगा इलेक्ट्रॉन करेगा। यार ये बोल रहा है कि मान लो यहाँ पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन बोलता है तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। इलेक्ट्रॉन धरती से आएंगे, इस धनावेश को उदासीन कर देंगे। अरे एक ऋण एक धन के साथ मिलके, एक ऋण एक धन के साथ मिलके उदासीन हो जाएगा। अगर यहाँ ऋण आवेश होता तो ऋणावेश बोलता मत आओ, मैं खुद ही आ जाऊंगा, क्योंकि चलेगा इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो इसको संपर्कित करने का मतलब बस यही है कि यहाँ से धनावेश हट जाए। तो धनावेश को हटा लो, अभी भी छड़ वहीं पर है, छड़ नहीं हटाई है, धनावेश हट गए। अब धनावेश हट गए तो जैसे ही सब धनावेश हट गए, अब हमने भू संपर्कित हटा दिया। तो हमने भू संपर्कित हटा दिया, जैसे ही भू संपर्कित हटा दिया तो धनावेश तो गायब हो गए। अरे धनावेश तो गायब हो गए तो कुल आवेश कितना बचा इस पर, कुल आवेश कितना बचा, अरे ऋणात्मक बचा ना, कुल आवेश ऋणात्मक बचा। अब क्या करोगे, अभी ये सब एक तरफ क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए क्योंकि छड़ बेटा अभी भी यहीं पर है, छड़ अभी भी यहीं है तो उसको आकर्षित करके रखेगी। अब क्या करोगे, चौथे पद में छड़ को हटा लो, आवेशित वस्तु को हटा लो। जैसे ही आवेशित वस्तु को हटाओगे ये अनावेश, ये जो ऋणावेश है ये पूरी वस्तु पर फैल जाएगा। और इस तरह से तो देखो यार, स्टार्टिंग में अनावेशित वस्तु थी, स्टार्टिंग में कुल आवेश 0 था और अभी कुल आवेश माइनस में है, अर्थात आपने वस्तु का आवेशन कर दिया, आपने अनावेशित वस्तु को आवेशित कर दिया। मेथड कौन सा इस्तेमाल किया, प्रेरण द्वारा।
कहानी समझ में आ गई होगी बेटा। हाँ या ना का जवाब दे दो, हाँ या ना का जवाब दे दो, फिर आगे चलूंगा बेटा। अरे यार हाँ या ना का जवाब दे दो, हाँ या ना का जवाब दे दो, फिर आगे चलूंगा। क्लियर है ना? चले बेटा, क्लियर है? ये कहानी क्लियर हो गई होगी, बोलो बेटा। तो ये पृथ्वी वाला कंसेप्ट याद रखना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत मेरी प्यारी बिंदु करके लिखवाया है, काम की चीज है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन खत्म हो गया, यहाँ आके हमारी तीन विधियां खत्म हो गई, आवेशन की विधियां खत्म हो गई। पहले बता फील आया क्या? चलो आगे, चलो सुनो आगे चलते हैं बेटा, समय की पाबंदी है हमारे पास, ठीक है। स्थिर वैद्युत प्रेरण, स्थिर वैद्युत प्रेरण चल रहा है ना हमारा, तो प्रेरण समझ में आ गया। चलिए अब ये कुछ पॉइंट्स है जो समझ में आ जाएंगे, फटाफट से समझ में आ जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। प्रेरण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं वो लिख लीजिए, वो समझ में आ जाएंगे आपको एक नोट्स की तरह लेके आए हैं। प्रेरित करने वाली वस्तु ना तो आवेश प्राप्त करती है ना ही खोती है। प्रेरित करने वाली वस्तु कौन सी वस्तु? ये क्षण। इस क्षण ने ना ही तो कोई नया आवेश प्राप्त किया है, ना ही इसने कोई अपना आवेश खोया। ये तो आया था, इसको प्रेरणा दे गया, इसको आवेशित कर गया और ये चला गया। कौन? क्षण। तो प्रेरित करने वाली वस्तु मतलब क्षण, ना ही तो कोई आवेश खोती है ना ही कोई आवेश ग्रहण करती है। वही वाली बात है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहले बताओ यार, प्रेरित आवेशित की प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले आवेश से विपरीत होती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ इसकी प्रकृति धनावेश थी और आवेशन कौन सा आया? ऋणावेश आया। तो जो जैसा आवेश लेके आओगे, जैसे आप यहाँ पर ऋणावेश लेके आते, अरे यार ऋणावेश लेके आते तो यहाँ धनावेश आता, यहाँ धनावेश लेके आए तो यहाँ ऋणावेश लेके आया। वही बोल रहा है दूसरे पॉइंट में, प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले आवेश से विपरीत होती है। बोलो बात समझ में आ गई कि अब तो आ जानी चाहिए यार। प्रेरित आवेश प्रेरित करने वाले आवेश से कम या बराबर होता है, ठीक है, परंतु कभी अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखोगे ये पॉइंट। चौथी, प्रेरण केवल वस्तुओं में संभव है, कणों में नहीं। चाहे चालक हो या अचालक हो, लेकिन कणों में संभव नहीं होगा, ठीक है। चले आगे। तो ये कहानी है, फटाफट से याद हो गई होगी। अब आ जाओ बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रश्न करना जरूरी है, फिर हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। देखो कूलाम का नियम, समय थोड़ा सा तेज गति से बढ़ रहा है, फटाफट। एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ते हैं। ये मान लीजिए पॉलीथीन है, ये क्या है? पॉलीथीन है ना, ये पॉलीथीन का टुकड़ा है, ये पॉलीथीन का टुकड़ा है बेटा। इसको किससे रगड़ रहा है? ऊन से रगड़ रहे हैं। किससे रगड़ रहे हैं? ऊन से रगड़ रहे हैं। आपस में दोनों को रगड़ा गया है, रगड़ा गया है ना, रगड़ा गया है। तो इस पर, किस पर? पॉलीथीन पर। इस पर 3.2 गुना 10 की घात -7 कूलाम आवेश आ जाता है, और वो भी ऋणावेश आ जाता है। किस पर? पॉलीथीन पर। तो क्या ज्ञात करना है हमें? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अरे यार कैसे निकालेंगे बताओ स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या? बताओ यार, आवेश का क्वांटीकरण याद है क्या? आवेश का क्वांटीकरण याद है क्या? Q बराबर Ni। अरे Q बराबर Ni। आवेश का क्वांटीकरण याद है क्या? Q बराबर Ni। Q कितना है सर? Q है -3.2 गुना 10 की घात -7, -3.2 गुने 10 की घात -7। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चा, बात समझ में आ गई क्या? अरे यार हाँ या ना? अब सुनो, अब सुनो बेटा, इस पर निकाल रहे ना, इस पर निकाल रहे तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस। जब भी देखो यार एन का मान या प्लस माइनस कब यूज करना है, या तो चलो इसके चक्कर में ही मत पड़ो, प्लस माइनस के चक्कर में छोड़ो, तुम तो सीधा सीधा लिख दो यार। 3.2 Q बराबर एन हमें पता नहीं है, निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। अरे यार होता है कि नहीं होता? और ये भी तो कूलाम है, कूलाम से कूलाम कट जाएगा बेटा। Q बराबर Ni, तो 3.2 गुना 10 की घात -7 बटे नीचे आ जाएगा ये 1.6 गुना 10 की घात -19, ये आ जाएगा n। कूलाम से कूलाम कट जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा? देखो 16 दूनी 32, अरे 2 आ जाएगा ना, तो 2 गुना ये आ जाएगा -19, ऊपर चला जाएगा तो +19, तो 10 की घात -7 + 19 बराबर n। तो +19 -7 कितने हो जाएंगे? 12। अरे 12 हो जाएगा, तो 2 गुना 10 की घात 12, ये हो जाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित हो गई?
कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित हो गई? इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित हो गई। बोलो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। बोलो यार, अरे कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित हो गई? इतने। और पूछा कि कितना द्रव्यमान इसने प्राप्त किया। अब चूंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन आए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं, और हर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अब आ जाते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है पॉलीथीन पर, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उतना, तो इतना इंटू इतना, तो कितना द्रव्यमान आ जाएगा? दूसरे क्वेश्चन का आंसर, द्रव्यमान निकाल रहा हूं बेटा, कितना आ जाएगा? बताओ कितना आवेश है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 गुना 10 की घात 12, और इतने इलेक्ट्रॉन है, और हर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की घात -31, इतना द्रव्यमान आ जाएगा। बोलो यार, तो कितना हो जाएगा बताओ? द्रव्यमान बराबर, सर ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 18.2 गुना, और ये हो जाएगा सर 10 की घात -19, सही है ना यार? 19, 20, 21 और 31, 10 की घात -19, 10 की घात -19 किलोग्राम, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बेटा, कोई गलती हो तो बता देना। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, बोले राम, गलत आया है आपका आंसर बेटा, 8.2 नहीं 18.2 इंटू 10 की घात -19। अरे 9 दूनी 18। बोले राम, बेटा बात समझ में आ गई? चलें आगे यार, आगे चलते हैं। कितने बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? अरे यार बोलो, दोनों को समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? Q बराबर N लगाया, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई कि इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं। अब इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है, और हर इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान, तो कितना द्रव्यमान बढ़ गया इसका? कितने द्रव्यमान बढ़ गया इसका? चलो आगे चलते हैं बेटा, कूलाम का नियम। अब सुनो, कूलाम का नियम क्या बताता है? अब बस कहानी खत्म हो गई। आवेश समझ लिया, आवेशों के गुणधर्म समझ लिए, और आवेशन की विधियां समझ ली, पूरा बहुत प्यार से समझा। अब सुनो बेटा, अब आ जाते हैं कूलाम के नियम पे। कूलाम का नियम क्या बोलता है? सबसे पहले तो दो आवेशों, सुनना ध्यान से, दो आवेशों के मध्य बल। कूलाम ने सबसे पहला काम यही किया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य बल बता दिया कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य बल लगेगा। अरे यार बोलिए यार, 2 आवेशों के मध्य बल बताता है कूलाम का नियम। तो मान लेते हैं एक आवेश है, ध्यान से सुनना, फटाफट खत्म कर दूंगा, है ना, फटाफट खत्म कर दूंगा। यह है Q1 आवेश और यह है Q2 आवेश, है ना। 2 आवेश हैं, दोनों धनावेश हैं, मान लेते हैं। और या ये भी केस ले लेते हैं सर कि ये Q1 आवेश है प्लस का, और ये माइनस का Q2 आवेश है, ठीक है। इसको थोड़ा सा माइनस Q2 आवेश है, ठीक है। दोनों के बीच में दूरी है कुछ ना कुछ, ठीक है। बोलो बेटा, बात समझ में आई क्या? दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है। मान लेते हैं दोनों के बीच में R दूरी है। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण लगता है। ये ठीक वैसी ही कहानी है जैसा कि इंसानों में भी होता है, ठीक है ना। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करेंगे। क्लियर है? ये तो हो गया तरीका याद रखने का। चलो अब सुनो बेटा, कूलाम भाई साहब ने क्या किया ना, ये दिया। पहले तो ये बताता हूं बेटा, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इस सूत्र का डेरिवेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये है लॉ। और लॉ जो होते हैं, जितने भी लॉ दिए जाते हैं, वो सभी लॉ जो दिए जाते हैं बेटा, वो सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं। सभी एक्सपेरिमेंट कर करके देखे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, सत्य निकला, ये लो भैया। और हाँ, एक इंसान ने लॉ दे दिया, मान लो कूलाम ने लॉ दे दिया, तो बाकी के सभी साइंटिस्ट बैठ के उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, गलत हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वही दुनिया में चला जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि आज तक कूलाम का नियम गलत सिद्ध नहीं हुआ, इसका मतलब ये नियम सत्य है। और ऐसा ही होता है,
क्लियर है? तो पहली चीज तो जो बच्चे मुझसे ये पूछने वाले हैं कि सर इसका डेरिवेशन दे दीजिए, डेरिवेशन नहीं है, सीधा सीधा लॉ है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, वही मैं आपको बता दूंगा, वही हमको बताया गया है, वही आगे बताते जाएंगे। यस, बहुत सारे बच्चों ने बता भी दिया के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यार इस पर बल लगेगा, पहला वाला बल लगाएगा दूसरे वाले पर और दूसरा वाला बल लगाएगा पहले वाले पर। टर्मिनोलॉजी सुन लो कि कैसे किसको क्या बोलेंगे। ये पहला आवेश है तो ऐसे लिखेंगे F12, F12 का मतलब होता है पहले पर आवेश दूसरे के कारण से, और इसको लिखेंगे F21, दूसरे पर आवेश पहले के कारण। नहीं आई बात समझ में? पहले पर आवेश दूसरे के कारण से। सुन लो बेटा, सुन लो, हाँ हाँ सुन लो सुन लो सुन लो, नहीं पूछता, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकली वो पूछ लिए जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकली वो पूछ लिए जाते हैं। मैं कॉन्सेप्ट सिखा के फटाफट से न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा बेटा, डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स करने वाले, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो पता हो। मैं सीधा न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो यार आपको आधे से ज्यादा बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि सर ये क्या चल रहा है। तो थोड़ी तसल्ली रखो, मुझे पता है न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, करवाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है? सुनो, अब इस पहले पर बल दूसरे के कारण से, दूसरे पर बल पहले के कारण से, तो उन्होंने बोला कि यार ये जो दोनों बल हैं, जब उन्होंने प्रयोग कर करके देखे, एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, तो दोनों की दोनों बल जो है वो बराबर आए, और उन्होंने बोला कि ये जो बल है ना वो समानुपाती है Q1 के। उन्होंने बोला कि ये जो बल है ना वो समानुपाती है Q1 के, ठीक है? उन्होंने बोला जो ये बल है वो समानुपाती है दूसरे आवेश के भी और व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। तो उन्होंने बता दिया कि जो F12 का परिमाण, अभी हम बात कर रहे हैं परिमाण की, और ये जो F21 है ये बेटा समानुपाती है Q1 के, Q2 के और आर स्क्वायर के। लिखते रहना, कहानी सुनते रहना, और जब समानुपाती चिन्ह हटाओगे, जब समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो ये F12 या F21 ये जो आएगा वो एक स्थिरांक आएगा, कूलाम स्थिरांक के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये सब बच्चों को याद होना भी चाहिए। ये तो तुमसे कभी भी पूछ लेना नींद में उठा के कि बता कूलाम का नियम क्या है, तो फटाफट बता दो के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और इसमें एक चीज और बता दूं बेटा, ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या बोलता है सब बच्चों को पता होनी चाहिए। क्या बोलता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, बता दो, अरे बोलो यार, अरे क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या बोलता है? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, सबसे पहले क्रिया प्रतिक्रिया क्या है ना? दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगेगा, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगेगा। तो क्या दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर है? हाँ, ये Q1 अलग है, Q2 अलग है, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर है, ठीक है? समान परिमाण का है, हाँ समान परिमाण का है, बिल्कुल समान परिमाण के बल लगते हैं, प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हुआ है। और तीसरा यह है विपरीत दिशा में लगते हैं। किस में लगते हैं? विपरीत दिशा में। तो यार यही तो तुम्हारा न्यूटन का तृतीय नियम भी बोलता है, अर्थात कूलाम का नियम, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करता है। बोलो बात समझ में आ रही है? F12 या F21 बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र याद रखना, हम क्वेश्चंस करेंगे सीधे, ज्यादा इस पे समय देंगे नहीं, काम की चीज हमारी सूत्र ही है बस के का मान। अब के का मान क्या होता है बेटा? अभी अभी हमने सीख लिया कि F बराबर होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बच्चों एक बार हाँ या ना का जवाब दे दो, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, कितने बच्चों को समझ में आया? आर क्या होती है? दो आवेशों के मध्य की दूरी। आर क्या होती है? दो आवेशों के मध्य की दूरी। तो ये है वो आवेश, देखो ध्यान से सुनना बेटा, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, ये है आर। बात समझ में आ गई क्या यार? अब सुनो कहानी क्या है। सर F बराबर आ गया के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहां के का मान होता है 9 गुने 10 की घात 9। के का मान होता है 9 गुने 10 की घात 9। अब सुनो, तो ये के का मान आ जाएगा 9 गुने 10 की घात 9, और इकाई हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो के का मान याद रखोगे, एसआई पद्धति में ये होता है ना, एसआई पद्धति में, हम एसआई पद्धति पढ़ने वाले या एमकेएस पद्धति में, ठीक है? और के का मान हम एक बार और बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो फाइनली बल का सूत्र क्या बन जाएगा? एफ बराबर के का मान रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है ना। इसका मान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का? 8.0
85 गुना 10 की घात -12। और इकाई क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगी सर जो के की आई है ना, उस के की इकाई को पलट दीजिए, तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट की। अब एप्सिलॉन नॉट का मान याद, अब ये सब चीजें याद रखनी है, सब प्रायोगिक है, सब प्रैक्टिकल। अब तुम मुझसे बोलोगे सर ये कहाँ से आए, मैं नहीं बता पाऊंगा यार, क्योंकि यार ये याद ही रखनी है, इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, याद रखो इनको याद ही रखना है। ठीक है, 8.85 इंटू 10 की घात -12। अब सुनो, अब वीमा निकाल देते हैं एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की वीमा, एप्सिलॉन नॉट की वीमा। अब क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट का वीमा? एप्सिलॉन नॉट की वीमा क्या हो जाएगी बेटा? देख कूलम स्क्वायर, अब Q बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? IT, अरे धारा इंटू समय। अरे धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर समय के साथ। तो Q बराबर IT, I बराबर Q बटे T। तो Q बराबर I क्या? A, और T का T। तो Q का तो आ गया 80। अब देख बेटा कैसे निकालेंगे, इकाई देख के। और बल का क्या हो जाता है? बल का हो जाएगा सर ML/T-2। अरे F बराबर MA, और M और मीटर का, दूरी का क्या हो जाएगा? अरे दूरी का, मीटर में दूरी की वीमा क्या हो जाएगी सर? L। और ये मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर लिख देंगे, है ना बाद में। खैर आ जाओ बेटा, एप्सिलॉन नॉट की वीमा कैसे लिखेंगे? अब ध्यान से सुनना, एप्सिलॉन नॉट की वीमा कूलम स्क्वायर, मतलब Q का 80 है तो उसका स्क्वायर, 80 का स्क्वायर बटे न्यूटन मतलब ML/T-2, और मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का L है तो L2। बस अब इसको हल कर लो, एप्सिलॉन नॉट की वीमा आ जाएगी। और ये जेई मेंस में पूछा जा चुका है बेटा, यकीन मानिए जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जेई मेंस में पूछ लिया तो पहला क्वेश्चन जेई मेंस का हल हो गया। एप्सिलॉन नॉट इसकी वीमा, पहले जेई मेंस का प्रॉब्लम आया वो तो कर लो, जेई मेंस में आया हुआ प्रॉब्लम है पहले वो तो कर लो। तो बताओ कैसे हल करेंगे? m ऊपर चला जाएगा तो m-1, अरे m ऊपर चला जाएगा m-1, एक l और 2 l, l 3 हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो l-3, ठीक है। और ये हो जाएगा t-2, और ये t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t की घात 4, और ये a2 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा। ये बीमा है एप्सिलॉन नॉट की। तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा मैंने बता दी। बोल कहानी क्लियर है क्या? अरे यार हाँ या ना का जवाब दे दे बेटा। कहानी क्लियर है क्या? अरे कहानी क्लियर है क्या? तो सुन, अब कहानी कूलम के नियम के एग्जाम्पल ले लेते, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, एक क्वेश्चन आया जेई मेंस का। क्वेश्चन क्या आया सुनो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, सुनो क्वेश्चन क्या आया है। क्वेश्चन ये आया है कि आपको 2 आवेश दे दिए, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा है। आपको एक आवेश दे दिया Q1 और आपको एक और आवेश दे दिया Q2, और दोनों के बीच की दूरी दे दी R। 2 आवेश है, एक है Q1 एक है Q2, और ये R जो है वो उन्होंने बोला निश्चित है, फिक्स कर दिया उन्होंने। R क्या कर दिया? फिक्स्ड कर दिया, मतलब दूरी बदल नहीं सकती, दूरी बदल नहीं सकती। तो उन्होंने बोला, और Q1 और Q2 पता नहीं है क्या है, Q1 और Q2 पता नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, R फिक्स है, R फिक्स है, R नहीं बदल रहा। Q1 और Q2 कुछ भी हो सकते हैं। उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने पूछा कि बताइए न्यूनतम बल कितना हो सकता है, न्यूनतम बल कितना हो सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैं बताऊं। अब देखो बेटा, हमें पता है सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K का मान नियत है, K का मान नियत है। सुनते रहना यार, क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? है ना, 2 आवेश है Q1 और Q2, ये दूरी फिक्स है, दोनों आवेशों की दूरी फिक्स का मतलब है ये बदल नहीं सकती, ये दूरी नहीं बदल सकती, R फिक्स्ड लिखा है। और ये Q1 और Q2 के मान कुछ भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है। हमसे पूछा है कि न्यूनतम बल कितना हो सकता है इन 2 आवेशों के मध्य, इन 2 आवेशों के मध्य न्यूनतम बल कितना हो सकता है। तो आपसे पता है क्या पूछा? अब देखो K का मान नहीं बदल सकता क्योंकि K नियत है, K नियत है। और K है क्या? कूलम स्थिरांक। यहां नहीं लिखा तो अपन लिख ले, K है क्या वास्तविकता में? अरे K है क्या बेटा? K है कूलम स्थिरांक, कूलम स्थिरांक। K क्या है? कूलम स्थिरांक, ठीक है। तो K नियत है ना, और दूरी भी नियत है, दूरी भी नियत है। तो सर ये भी नियत है
और ये भी नियत है। अर्थात अगर मुझे न्यूनतम बल चाहिए तो आवेश न्यूनतम होने चाहिए, और आवेशों के गुणधर्मों पे आ जा। सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन है, अर्थात Q1 का मान इलेक्ट्रॉन E के बराबर रहा होगा और Q2 का मान भी E के बराबर रहा होगा। तो न्यूनतम बल जो आपका मिला होगा वो मिला होगा सर K, Q1 का मान E, Q2 का मान E, और दूरी है दोनों के बीच में R स्क्वायर, अर्थात न्यूनतम बल जो आ सकता है वो आ सकता है Ke स्क्वायर बाय R स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, पहले बता कहानी समझ में आई? उन्होंने पता कूलाम का नियम नहीं पूछा तुमसे, वो तुमसे ये पूछना चाह रहे थे कि क्या वास्तविकता में तुम्हें आवेशों के गुणधर्म, आवेशों की प्रॉपर्टी, आवेशों के गुण पता है कि सबसे न्यूनतम आवेश कौन सा है या मूल आवेश कौन सा है? ई होता है। याद करो मैंने बताया था आवेश के बारे में, जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल छोटा आवेश है ई। तो न्यूनतम बल पूछा तो बिल्कुल न्यूनतम आवेश, अब न्यूनतम आवेश है ही ई, तो ई दोनों तरफ ई रख दो, आंसर निकालो, मजे करो। पहले बता फील आया, पहले बता फील आया क्या? अरे हाँ या ना का जवाब दे दो, बोलो बेटा, हाँ या ना का जवाब दे दो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। अगले पे चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन देते हैं बेटा। अब क्वेश्चन सुनते जाइए, क्वेश्चन सुनते जाओ और कहानी क्लियर है। बहुत फालतू के क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत फालतू के क्वेश्चन मैं बताऊं कैसे, कि एक 2 कूलाम आवेश है, एक 5 कूलाम आवेश है, दोनों को 5 मीटर की दूरी पर रखा है। फालतू क्वेश्चन है, पहले बता हाँ या ना फालतू है क्या? सर एक 2 कूलाम आवेश है, एक 5 कूलाम आवेश है, दोनों को 5 मीटर की दूरी पर रखा। मैंने पूछा बता बल कितना है? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है। फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, हाँ या ना का जवाब दे दे, हाँ या ना का जवाब दे दे। मैं कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन कि आपको एक दे रखा है वर्ग, क्या दे रखा है? एक वर्ग दे रखा है, ठीक है। उसके 4 कॉर्नर है, ऑब्वियस सी बात है सर 4 कोने होंगे, ABCD, ABCD। इन चारों कोने पर बेटा आवेश रखा हुआ है Q, समान आवेश रखा हुआ है Q Q Q और Q। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बात समझ में आई? काम के क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनके आने के चांसेस पूरे हैं, जिनकी संभावनाएं ज्यादा है। तो वो जो फालतू है ना वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सुनते जाना बेटा। चारों कोने पर एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोने पर आपको Q आवेश दे रखा है और भुजा की लंबाई दे रखी है A, भुजा की लंबाई दे रखी है A। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा यह है कि बिंदु B, ये होमवर्क लिख लेना बेटा, इसको कल डिस्कस कर लूंगा अगर आज टाइम हो गया तो। बिंदु B पर रखे आवेश पर कुल बल ज्ञात करो। बिंदु B पर रखे आवेश पर कुल बल ज्ञात करो। बिंदु B पर रखे आवेश, कौन सा बिंदु B है? ये रहा बिंदु B, इस पर कौन सा आवेश है? Q आवेश है। इस पर रखे आवेश पर कुल बल ज्ञात करना है। तरीका बता दूं, हिंट दे दूं बेटा? हिंट सुन ले यार। इस आवेश पर बल निकालना है, इस आवेश पर बल निकालना है। तो यार इसके कारण से भी बल लगेगा, इसके कारण से भी बल लगेगा और इसके कारण से भी बल लगेगा। एक चीज बेटा बताना भूल गए आपको कूलाम के नियम में, हाँ ये चीज जो काम की थी वो तो बताना ही भूल गए। क्या? कि बल जो लगेगा, बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। गोल्डन पॉइंट है मेरी प्यारी, बिंदु करके लिख लेना इसको, मेरी प्यारी बिंदु करके लिख लेना। कहानी क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, गोल्डन पॉइंट है, ठीक है। चलो सुनो कहानी क्या है। हाँ तो हिंट क्या है बेटा? इस आवेश पर निकालना है। अब बेटा बल जो लगेगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, तो ये दोनों आवेशों को A और B वाले आवेश बिंदु पर, तो इस पर आप बल लगेगा प्रतिकर्षण का, मान लेते हैं सर इस पर लगेगा F1,
सी वाले पर, सी बिंदु पर जो आवेश है वो इसको इधर की तरफ धकेलेगा, मान लेते हैं F2। और सर ये जो डी बिंदु पर आवेश है ना बेटा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, तो इस पर बल लगेगा F3। तीनों का मुझे परिणामी चाहिए KQ1 Q2 बटे आर स्क्वायर के टर्म में। यस बच्चा बोल रहा अध्यारोपण का सिद्धांत वो वाले से लगा लीजिए, वरना सीधा सीधा भी कूलाम का नियम लगाइए और सदिश योग करिए। क्वेश्चन क्लियर है, का आंसर बता देता हूं बेटा। F परिणामी जो आना चाहिए आपका, F परिणामी आना चाहिए KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर 2 + 1/√2 न्यूटन। बोलो यार, बात समझ में आई क्या? आंसर ये आना चाहिए, जितने बच्चों का आ जाए मुझे बता देना। अरे यार हाँ या ना का जवाब देते जाओ, हाँ या ना का जवाब देते जाओ, तो क्लियर है कहानी। ये दो, अरे स्क्वायर दिया है, वर्ग दिया है, तो सब भुजाएं ए ही तो होंगी। अच्छा ये ए है, ये ए है, तो ये कितनी हो जाएगी? √2a। क्वेश्चन मैंने ही खत्म कर दिया, सिर्फ सदिश योग बाकी है, सिर्फ सदिश योग बाकी है, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा, इधर आ जाएगा KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, तो √2। ये इधर गलत लिख दिया मैंने, है ना, √2 आएगा बेटा। आंसर थोड़ा सा हो सकता है इधर √2 आएगा, इधर 2 आएगा। एक बार चेक कर ले क्या, एक बार फटाफट से चेक कर ले ताकि गलत ना जाए, है ना। तो देखो KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 KQ बाय A स्क्वायर, तो √2 KQ बाय A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो √2 KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। आंसर करेक्ट है, यही आंसर आएगा। आ गया क्या आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत प्यारे बच्चे यार, ठीक है। तो बेटा आज के लिए तो इतना ही, आगे और करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत और इस तरह की तमाम चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आज के लिए तो बेटा इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने आवेशन की विधियां सीखी, कूलाम का नियम सीख लिया और कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी कर लिए, ठीक है ना। एक आध दो सवाल और भी हैं, बाकी हम चीजें आगे सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो बेटा इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।